नमस्कार, मैं शिव कुमार आप सभी का आज की 33वीं वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसे कि विदित है कि आज का टॉपिक महामारी के दौर में जैविक खेती की सार्थकता एवं भविष्य हेतु गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री अजय सिंह राजपूत जी हैं। जैसा आप जानते हैं कि बलराम संदेश वैज्ञानिक व प्रोग्रेसिव फार्मर्स का समूह है और बलराम संदेश व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के थ्रू किसानों के बीच जागरूकता और जानकारी देने का काम करता है। मेंटर हैं और बलराम संदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर डी.के. प्यासी जी। वो संस्था का परिचय दें और फिर उसके बाद फिर सर का परिचय और उसके बाद फिर शुरू होगा। बलराम संदेश स्वयं को भाग्यशाली मानता है कि आज हमारे बीच में जैविक खेती से के जाने माने जो है चेहरा, जाना माना नाम, और हमारे जो है हमारे साथ साथ जो है हमारे साथ में आज के विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी, जो क्षेत्रीय निर्देशक हैं क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर एवं नागपुर के, जो कि किसान भाइयों के लिए बताना चाहूंगा कि कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है ये संस्था जो है देश के विभिन्न राज्यों में है और आप उसके निर्देशक हैं। आज की जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जो है आज की जानकारी से लाभान्वित होंगे। जहां तक बात बलराम संदेश की है, बलराम संदेश वैज्ञानिकों एवं किसानों का एक समूह है जो विगत 5 सालों से किसानों जो विभिन्न अनुसंधान केंद्रों में, चाहे वो आईसीआर से संबंधित अनुसंधान केंद्र हों, फसल विशेष के अनुसंधान केंद्र हों, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अनुसंधान केंद्र हों, साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा जो नित नए नवाचार किए जा रहे हैं, उनको किसानों के पास उन नवाचारों से प्राप्त परिणामों को किसानों के पास पहुंचाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, साथ ही साथ देश के प्रगतिशील किसान जो समूह से जुड़े हुए हैं या समूह के बाहर अपने अपने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, विभिन्न नवाचारों के माध्यम से खेती को कैसे बेहतर बनाई जाए, खेती में लागत को कैसे कम किया जाए, इन सभी बिंदुओं पे जो लोग जो है काम कर रहे हैं और उनके शोध से खेती की लागत को कम करने में मदद मिल रही है, तो उन सभी जानकारियों को संकलित कर आम किसानों को पहुंचाना ही संस्था का उद्देश्य है। विगत 5 सालों से इस संस्था जो है वैज्ञानिकों एवं किसानों के सहयोग से हम लोग चला रहे हैं। तो ये संस्था का परिचय हुआ और मैं अब आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अजय सिंह जी को, जो अपने जो है अनुभव का लाभ हम किसानों को देंगे और जिससे कि हमारी खेती को हम बेहतर कैसे बना सकें, साथ ही साथ इस कोविड के दौर पे हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर एएस राजपूत सर। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी। सबसे पहले मैं कृषि के देवता भगवान बलराम को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी को, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों से मुलाकात करने की इस वेबिनार के माध्यम से। ये बड़ी विकट परिस्थितियों का समय है। इस समय में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सोचने की हैं। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और वायरस का इफेक्ट पूरे देश में चल रहा है। ऐसे इस महामारी के दौर में हमें एक तो सबसे पहले अपने आप को संभालना है और जो एग्रीकल्चर, एक्चुअली आपको पता है कि हमारे किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो ये पता है, हमारे प्यासी जी भी अभी इवन जो है ये कोरोना की भी ड्यूटी कर रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर की भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो कुछ भी वेट कर सकता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि बलराम संदेश के माध्यम से हम हमारे इस कृषि जगत के बहुत से जाने माने लोगों से, बहुत सारे किसान बंधुओं से आज हम
इस मौके पर हम बातचीत करने का एक मौका मिल रहा मुझे। मेरे बहुत सारे साथी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें नागपुर महाराष्ट्र से, गुजरात से और आपके इवन ऑस्ट्रेलिया से भी एक जुड़ने के लिए अभी मेरे पास मैसेज था। हमारे वीके जैन एक इंजीनियर हैं जिन्होंने खेती पे बड़ा यूनिक वर्क किया है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, वो भी अभी जुड़ गए हैं। और इसके साथ साथ में डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जो गोंदिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैविक खेती पर। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को डेडिकेट करता हूँ खासतौर पर ये जो कोरोना महामारी के पीरियड है, इसमें हम उन जानवर को या जो हमारे जो काऊ एंड ऑक्स जो हमारे बुल्स हैं उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो पहली स्लाइड है जिसमें भगवान जगन्नाथ का एक फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, तो ये भगवान जगन्नाथ और बलभद्र इन सब जानते हैं जो कृषि के देवता हैं। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मेरा अभी रिसेंटली उड़ीसा भुवनेश्वर से ट्रांसफर हुआ है जबलपुर में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ और यहाँ ही यूनिवर्सिटी में मैंने काफी काम किया, एजुकेशन सेक्टर में था मैं। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी ICMR में थी, बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आल्सो। मैं आपको कुछ माइक्रोब्स के बारे में बताना चाहूँगा, स्टार्ट टू already forming or the towards self-reliance in this pandemic condition। मैं सारी बातें, मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बना हुआ है क्योंकि मैं पूरी कंट्री में हम लोगों को काम करना होता है, तो मोस्टली जो है हर लैंग्वेज में बनाना संभव नहीं होता। तो ये मैं सारा कुछ मैं आपसे बात करूंगा हिंदी में, लेकिन प्रेजेंटेशन मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको चूंकि मेरी भाषा तो मध्य प्रदेश की है, आपको समझ में आएगी। और जहां भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आपका स्वागत रहेगा। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी हमेशा ओपन रहेंगे और बलराम संदेश के माध्यम से भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और एक बहुत अच्छा प्रयास है ये, इस समय जबकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ज्ञान का भंडार ये बलराम संदेश के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। इसके लिए मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। खासतौर पर डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी को धन्यवाद कि उनकी वजह से हम आप सबसे मुखातिब हो पाएंगे। मेरे बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं और मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले पाता हूं, किसी का तो बुरा नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ा तो हमारा किसान भाई होता है, जो भी किसान इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे एडिटर्स भी, न्यूज़पेपर के भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये बहुत सारे लोग जो इवन मेरठ से और यूपी से और अलग अलग स्टेट से जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो ये जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो इस दिशा में भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है। और मैं जस्ट आपको चाहूंगा कि चूंकि प्रेजेंटेशन वहां से हैंडल हो रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। तो ये पहली स्लाइड में आपको महात्मा गांधी हमने दिखा रहे हैं, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सच्चाई के साथ। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में मूल रूप से दो रेवोल्यूशन हुए हैं। एक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और दूसरे का नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्होंने उसका जो आधार था वो आवश्यकता थी। उस समय हमारे पास फूड नहीं था, थोड़ा स्लो चलेंगे, उस समय हमारे पास फूड नहीं था, तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी। हम लोग PL46 आपको पता है, हम जो गेहूं बाहर से लेते थे, हम दूसरों पर डिपेंड थे। इसके बाद में जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया, वो कोरियन साहब लेके आए, आपको बहुत अच्छे से पता है। उनका भी जन्मदाता जो है वो केवल उसका जो बेस था वो मार्केटिंग का था, मार्केटिंग सेक्टर को लेके, प्राइस को लेकर उसको हुआ। लेकिन आज इस महामारी के युग में एक तीसरा रेवोल्यूशन की जरूरत है, जो ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वालिटी का प्रोड्यूस चाहिए। हम जो कुछ भी खाएं उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, हम स्वस्थ रह सकें, एक ऐसे रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो मैं इस संकल्प के साथ हमारी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस संकट के समय में जो कोरोना वायरस है, दूसरे पैथोजेंस हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकें और हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सके, इस दिशा में मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि हमारे सारे किसान भाइयों को और हमारे साथियों को जो यूनिवर्सिटी से हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा अवेयर करें अबाउट द डिजीज एंड हाउ वी कैन फेस, हाउ कैन वी कैन फाइट दिस disease and how we can improve our immunity by eating organically grown fruits and vegetables। तो इसीलिए जो टॉपिक मुझे दिया गया है डॉक्टर प्यासी के द्वारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो नेक्स्ट प्लीज।
हम जो अगली स्लाइड है उसके बारे में आपको जरा शेयर करेंगे। और उसमें जाने के पहले मैं आपको छोटी सी कविता जरूर सुनाना चाहूंगा। मेरे सारे किसान भाइयों को समर्पित है ये कविता, और ये जैविक का संदेश है जो बलराम संदेश के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें जैविक खेती का सारा सार छुड़ा हुआ है। छोटी मोटी उसमें हिंदी में एडिटिंग कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, उस पर मत जाएंगे आप, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि ये देखिए। आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है, हर चीज में जहर लगता है, जहर घुल रहा है नभ जल थल में, जहर अन्न में सब्जी फल में, सोचो क्या खाएं और क्या ना खाएं, रसायनों से और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं, और तो जैविक ही बोएं जैविक ही खाएं, जीवन को स्वस्थ एवं सुखमय बनाएं। तो इस समय हमें निरोगी रहना बहुत जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो इस पूरी कविता में जैविक खेती का सार छुपा हुआ है, इसलिए मैंने इसे शुरुआत की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड के लिए हम जाएंगे। तो मेरे पूरा जो टॉक है आज का, डॉक्टर प्यासी, पूरा टॉक जो है उसको 4 पोर्शन में बांटा हुआ है। फर्स्ट में जो है अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड बॉडी डिफेंस सिस्टम हमारा क्या होता है। बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हमारे किसान भाइयों को उसका बड़ा महत्व रहेगा कि डिफेंस बैरियर्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं और व्हाट इज द लाइन ऑफ डिफेंस। तो मैं सोशल सिस्टम को भी समझाते हुए आपको बताऊंगा, और कोविड-19 में क्या क्या मिथ्स और फैक्ट चल रहे हैं, हमारे जो समाज ने फैलाए हुए हैं उसमें क्या क्या चल रहा है, उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। देन व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इनोवेटिव अप्रोच क्या हो सकती है, और हमें अभी क्या करना चाहिए। तो हाईटेक इको विलेज कंसेप्ट को भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक छोटे से प्रेजेंटेशन में लगभग 40-45 मिनट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या डिफेंस सिस्टम है, हम कैसे रोगों से लड़ते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है और हम कैसे उनसे लड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट बैरियर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो है हमारा स्किन। सबसे पहले हमारी स्किन की टच में आता है, स्किन हमको सपोर्ट करती है, फिर म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है, फिर हमारे आंसू टीयर्स जिनको बोलते हैं, ईयर बैग्स होता है, म्यूकस होता है, इसके अलावा स्टमक एसिड, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिनसे हम क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट में हम लड़ाई करते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपकी बॉडी में जो नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन जिसको हम बोलते हैं, यूरिन भी बहुत उपयोगी हुआ। आपने यूरिन थेरेपी के बारे में जरूर सुना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है ये यूरिन से किल हो जाते हैं, तो दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट थेरेपीज। तो ये डिफेंस सिस्टम के पार्ट है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा मैं, तो ये जो हमारा है, आपको जो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है उसमें स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीलिया होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे हेयर्स होते हैं, देखिए नोज में जो हेयर्स होते हैं वो स्टमक एसिड है, और यूरिन फ्लो। दीज आर ऑल दी लाइन्स ऑफ डिफेंस। अभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी हमारे समाज में कोई घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस आती है। अब देखिए पुलिस आती है तो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो फिर क्या होती है, उसमें दूसरी मिलिट्री फील्ड्स होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं। और जैसे फॉर आपको मालूम है कि जो लोग जैसे कभी आग लगती है तो आग के बेसिस अग्निशामक, ये सब लोग एक्सपर्ट जो होते हैं वो दल आते हैं, है ना। फिर वो सपोर्ट करते हैं लोकल पुलिस को। वो भी नहीं सब जब कर पाते हैं तो हमारी आर्मी आती है लास्ट में। तो आर्मी क्या करती है, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। जैसे अभी कोरोना में भी आपको पता होगा कि जहां कहीं भी बहुत सारे, अभी आपको पता है बहुत सारे हमारे स्टेट जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आर्मी के साथ मिलके कोविड का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, आप सब लोग जानते हैं कि मरीजों को अभी ना तो बेड मिल रहा है, ना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन ना इंजेक्शन मिल रहे हैं। मैंने भी किसी पर्टिकुलर पेशेंट को लेके काफी मशक्कत की। जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं और दूसरे कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस हैं जो अभी कोविड पेशेंट को चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए हमें अभी बच के रहने, हमें संभल के रहने की जरूरत है। तो इसको हमने कैसे, यहाँ आपको देखेंगे, आपको मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में जो लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे पुलिस है यहाँ पर आपकी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीलिया है, स्टमक एसिड है। जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं तो डीसी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं। ये सब हमारे ब्लड में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। एनके सेल्स होते हैं, लैम्डा गामा टी सेल्स होती हैं, एनकेटी सेल्स होते हैं। दे कम एज एन एक्सपर्ट टू सेव यू, आपको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए आगे आते हैं।
जब ये भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तब लास्ट में आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो होती है, वो आपकी ये CD4 सेल्स होती हैं, ये सब आती हैं, है ना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये, आपको मैं जो बता रहा था ये आते हैं, जैसे आपने दिखाई दे रहा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो ये जैसे आर्मी यहाँ सपोर्ट करती है इसी तरह से ये भी करते हैं, है ना। नेक्स्ट प्लीज। और अभी मैं एक छोटा सा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये जो वायरस है ये पैथोजन कैसे इंटर करता है। तो जो गांधी जी के बंदर 3 हैं आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि ये बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा ना बोलो। तो ये तीनों जो हैं बंदर, ये एंट्री पॉइंट्स हैं। तो कहां से घुस सकते हैं? आपके मुंह से, आपकी नाक से और आपके कान से। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये इसलिए यहाँ पर हमने कहा गया। तो आपको किससे बचना है? कोविड-19 स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, नाक से जब आप छींकते हैं तब, और विद द इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसका कफ होता है, स्नीज करता है या बोलता है तो मुंह से भी ये आप ट्रांसमिट हो सकता है। तो आपको ये तीनों को समझने की जरूरत है। पर तीसरी जो आइस की बात हो रही है, जो बुरा ना देखो, वो आइस के माध्यम से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो पीपल कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड बाय टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस एंड देयर आइज एंड माउथ और नोज। तो ये हमने तो सिमुलेट करने की कोशिश की है कि इस तरह से आपकी बॉडी में इंटर हो सकता है, इसलिए आपको इनको संभालना है, इनके थ्रू बचने की कोशिश करना है। सो दीज आर द मिथ्स एंड फैक्ट्स। इसके अलावा और थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू द आर्मी फॉर्मिंग एंड देन द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट प्लीज। ठीक इसी तरह से जो मिथ्स और फैक्ट्स अभी हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं आपको पता होगा कि इवन हम वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन वैक्सीन कितना इफेक्ट कर रही है वो आप सब लोग प्रैक्टिकली भी जान रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको कभी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना ही हो गया है। थोड़ा समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम वाइन ले लेते हैं, एल्कोहल से जो है हम बच जाएंगे, अगर हम मतलब स्टरलाइज हो जाएगा हमारी बॉडी में अगर हम ड्रिंक करेंगे तो, यानी एल्कोहल लेने से। तो ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंकिंग एल्कोहल डज नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड-19 एंड इट कैन बी डेंजरस आल्सो, क्योंकि लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है। आप समझ लीजिए इस समय आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। एंड बी वेजिटेरियन आल्सो। तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको अभी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरा और एक मिथ है जो बहुत ही कॉमनली चलता है, वो है हम बहुत गर्म पानी से नहाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। ज्यादा गर्म पानी से लगाने के बाद ठीक है आपको थोड़ा स्लाइज हो जाएगा आपकी बॉडी पर। इट इज नॉट 100% श्योर दैट यू आर टोटली सेफ फ्रॉम वायरस। सो दीज आर द मिथ्स दैट आई वांटेड टू शेयर एंड डिस्कस विद यू। आपसे थोड़ा चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जैसे कि आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसके बारे में भी लोगों को भ्रम है। नेक्स्ट प्लीज। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। फिर जो है एक और इम्पोर्टेंट बात है हैंड ड्रायर्स, है ना। And to date there has been no information, no evidence that the new coronavirus could be transmitted through mosquito के द्वारा। लोग कहते हैं कि मॉस्किटो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को जा सकता है। अभी इस पर भी रिसर्च चल रही है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं अपने घरों में, उन्होंने एक अल्ट्रावायलेट रेज लगाया। खासतौर पे वो मोबाइल और दूसरे हमारे डेली यूज के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको स्लाइस करते हैं, वेजिटेबल्स को भी स्लाइस कर सकते हैं, बट इट इज नॉट सेफ। The UV lamp should not be used to slice hands or other areas of skin, क्योंकि स्किन के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि we are actually microbiologists also. We have already worked in the field of microbiology under ICMR. So these are the important things that I wanted to share with you all. आप लोगों से मैं इसलिए थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। और एक इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि 5T, व्हाट आर दी सॉल्यूशंस, उस पर हम थोड़ा अभी जाएंगे कि व्हाट इज टू बी डन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन दिस प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन। सो 5T एक हमारा एक आइडिया है, एक हमारा कंसेप्ट है। फर्स्ट T इज ऑर्गेनिक फार्मिंग विद सुटेबल high-tech technology. Then second is a proper linkage of the city and rural farmers with a trust and transparency. And thirdly is the triple training of green army. हमने एक green army ऐसे जो अर्निंग लवर्स हैं, जैसे Mr. V.K. Jain, like persons those who are very much interested in rooftop gardening, kitchen gardening और plant lovers हैं, वो सब कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा फ्लावर चाहिए, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सिटी फार्मर्स हैं जिनके पास जमीन तो नहीं है लेकिन दे आर प्लांट लवर्स,
तो उनको हम ग्रीन आर्मी का नाम दे रहे हैं। तो ट्रिपल ट्रेनिंग ऑफ ग्रीन आर्मी, जो कि एक इंटरलिंक का काम करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। दिस इज नोन एज TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। देन द ट्रस्ट ऑन हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिटी इको विलेज कंसेप्ट है, जो मेरे माइंड में अभी हमने उड़ीसा में इसको इनिशिएट कराया है। सेम थीम में हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, जहां हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं, जहां बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपेनर्स हैं, वहां पर भी होना चाहिए। एंड लास्ट में जो 5T हम जिसको कह रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर महेंद्र ठाकुर इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं कि थिंक अबाउट द नेचर। अब लौट चलें जैविक खेती की ओर, यानी प्रकृति की ओर, क्योंकि अब जरूरत आ गई है। अब आपको समझ में आ गया है कि प्रकृति क्या होती है और साइंस क्या होता है। एक झोंका आपने समझ में आ गया कि व्हाट इज टू बी डन इन दिस circumstances. So what is the solution in the present situation? कोरोना पीरियड, जो पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, यूज इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिकली ग्रोन, यानी जैविक तरीके से उगाए गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही खाना है। जैसे साइट्रस फ्रूट्स हैं, देन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, जो अधिक से अधिक खाएंगे, क्योंकि जिनका pH जो है वो थोड़ा हायर साइड होता है। इट शुड बी अराउंड मोर देन 8, उनको खाना चाहिए है, जैसे आपको पता है ये सब, है ना। तो इन सबको जानना चाहिए। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज आपको करना है। तीसरा, आपको बहुत सारी स्पाइसेस होती हैं, जैसे गार्लिक, मेथी, टर्मरिक, मिंट, जिंजर, इन सबका अधिक अधिक अपने खाने में, सब्जियों में हमें यूज करना चाहिए, ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ। बहुत सारा न्यूज में हम देखते हैं, बहुत सारी न्यूज हमेशा कोरोना पे इतने पेशेंट आ गए, इतने पेशेंट आ गए, इतने मर गए, ये सब पे अगर हम सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। मेरा निवेदन ये है कि कम से कम न्यूज को देखो, इंपॉर्टेंट न्यूज को देखो। ज्यादा आप हर समय न्यूज कोरोना की देखेंगे तो आपका माइंड वो होता है। इसलिए इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एक्सरसाइज थ्रू किचन गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग, सपोर्ट आवर फार्मर्स टू ग्रो मोर हेल्दी क्रॉप्स विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम बताएंगे। महाराष्ट्र के बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं इसमें, जिसमें डॉक्टर ठाकुर भी हमें दिखाई पड़ रहे थे। ही इज आल्सो वेरी गुड कंपेनर, ही इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड रनिंग वेरी गुड इंडस्ट्री देयर इन गोंदिया। रुचि बायोटेक के नाम पे है उनका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ करीब 500 से ज्यादा फार्मर्स की डेथ इसलिए हुई थी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अभी लास्ट 3 years की बात बता रहा हूँ मैं, ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ द पेस्टिसाइड स्प्रे। तो इस वजह से पूरे देश में इसका वो मैसेज गया था कि पेस्टिसाइड को मिनिमम यूज करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड आर एक्चुअली नथिंग बट पॉइजन। सो बहुत सारी स्टेट में पेस्टिसाइड्स की स्प्रे पे बहुत एक रिव्यू किया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो गोइंग टू बैन मोर देन 25 डेंजरस पेस्टिसाइड्स। इवन उड़ीसा ने भी कुछ किया है, मैं आपको शेयर करूंगा अभी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को इन्वॉल्व करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा में करना है, और किचन गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग करना है, क्योंकि आपको अपने घर की इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सब्जियां के लिए मार्केट में जाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद ही ग्रो करें, अपना भोजन खुद उगाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस कंसेप्ट में। हमारे पुराने लोग, अभी भी गाँव में एक बाड़ी हुआ करती, उस बाड़ी में घर की खाने की जितनी भी हमारे बड़े बड़े किसान हैं, आज तो मैं देख रहा हूँ बड़ी शर्म की बात होती है। प्यासी जी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 100 एकड़ 200 एकड़ के किसान भी गांव अपने खुद के उगाने के लिए जो है सब्जी भाजी के लिए बाजार जाते हैं। अरे 3 या 4 एकड़ में अपने किसान भाइयों को खुद के खाने की सब्जियां, वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक सिटी के जो फार्मर हैं, मैं आपको वर्धा का उदाहरण दूंगा, मैं आपको जबलपुर का उदाहरण दूंगा, मैं आपको उड़ीसा का उदाहरण दूंगा, मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दूंगा, जहां पर लोग किचन गार्डनिंग करते हैं और आसपास के मोहल्ले के लोगों को वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं। एंड दे आर अर्निंग मोर देन 30,000 50,000 पर मंथ। तो ये है किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट, जो है बहुत ही पुराना है और बहुत समय से, आपको मैं बताऊं 1580 में किचन गार्डनिंग हुआ करता था। और अभी हम सब लोग जो हैं सब कंक्रीटिंग पे चले गए। इतना ज्यादा हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है कि जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो हमारी जमीन है, जो फर्टाइल हमारी लैंड है, वो सब कंक्रीट होती जा रही है और हमें ग्रो करने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो इसलिए मेरा सजेशन है, वी शुड गो फॉर इन अर्बन एरियाज फॉर रूफटॉप गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग हाउस। उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, जैसे गियार्ड ने 2012 में एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक रिव्यू पेपर था, जिसमें बताया गया था कि कंजम्पशन ऑफ द रूफटॉप गार्डनिंग थ्रू जो मटेरियल is containing more vitamin, it is a rich of vitamin C and vitamin A,
एंड दीज आर द थिंग्स, क्योंकि आप खुद ग्रो कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग दी एनी सिटी फार्मर, कोई भी सिटी फार्मर जो है कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके नहीं करता ग्रो, दे ऑल ग्रो थ्रू वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट और FYM का यूज करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहूंगा पेपर पे। अभी हमारे VK वर्मा भी सर जुड़े हुए हैं, ही इज आल्सो हियर इन दिस प्रोग्राम, तो वो उनका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये उड़ीसा का एक मिस्टर परिजा हैं जो उनका एक किचन गार्डनिंग करते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग। इनको हमने 30 डेज की ट्रेनिंग दी थी, देन ही स्टार्टेड किचन गार्डनिंग इन उड़ीसा इन भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे जबलपुर में भी हैं, ये हमारे विजयनगर में है, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं VK जैन साहब, वो आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए भी हैं। आप भी हम चाहेंगे तो कभी एट द टाइम ऑफ डिस्कशन वी विल टॉक टू हिम आल्सो। ये इनका किचन गार्डनिंग है, छोटा सा रूफ है उनका, रूफ टॉप में उन्होंने बहुत ही वंडरफुल किचन गार्डन बनाया हुआ है। सारे तरह की बीन्स हैं उनके पास, टोमेटोज हैं, आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। और इनकी एक सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंजीनियर VK जैन। इनको कुछ अवार्ड भी इसलिए मिला था कि ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन्होंने काउलीफ्लावर का बहुत बड़ा एक फ्लावर डेवलप किया था, और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने इनोवेशन अभी भी करते रहते हैं। ये छोटा देखिए टमाटो के साथ में किया हुआ है। इसके अलावा ये जो डवार्फ करने की टेक्निक, इनके एक्सपर्ट हैं ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सारे किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ VK जैन के माध्यम से, कि जब एक इंजीनियर जो कि एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्रिज के इंजीनियर हैं, ही इज इंजीनियर इन ब्रिज, तो ब्रिज का काम करते हैं, ब्रिज में एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हम और आप तो एग्रीकल्चर के फील्ड के ही लोग हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जब एक इंजीनियर अपने फील्ड के अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड में नॉलेज ले कर सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है, लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी हो सकता है, तो हम भी क्यों ना कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव आइडिया करें। यही मैं पीयूष राजौरिया साहब को भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को भी इस दिशा में थोड़ा सोचने की जरूरत है। इवन जो इंजीनियर जब सोच सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो व्हाई नॉट द एग्रीकल्चर। अभी मैं डॉक्टर अशोक दलवाई साहब का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉक सुन रहा था, वो मैनेज का, तो उसमें उन्होंने यही प्रेरणा दी है, व्हेन ही वाज इन कालाहांडी एज कलेक्टर, ये सजे से ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारे इंडिया में लगभग 1,19,000 से ज्यादा एक्सटेंशन एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस पीरियड में। तो अगर हम उनको समझा पाते हैं तो उनके माध्यम से, क्योंकि एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आई एम थैंकफुल टू VK जैन, ही इज आल्सो हियर। Anybody can ask him anything, whatever the doubts, how he is doing and in the field of agriculture. बहुत सारे उनके अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंड हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। और आज मैं इस मौके पर आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का बताना चाहूंगा, जो हमारा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ एक साबरमती मैडम है उड़ीसा में, उनके फार्म का है। She has been given awarded as Padma Shri in agriculture for organic farming. इनके फादर को प्रोफेसर राधा मोहन को, और उनकी डॉटर जो साबरमती जी हैं, उनको दोनों को, उनका ये फार्म को हमने विजिट किया था। और बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट है जैविक खेती का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अभी 45 मिनट्स में आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वही, बहुत सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नई होती हैं। जैसे आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये फोटोग्राफ में एक टर्माइट दिख रहा है, आपको टर्माइट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? कैसे जी, आई एम विजिबल दिस फोटोग्राफ, आपको दिखाई पड़ रहा है? Yes sir, you are visible sir. Okay. So ये इसमें मेरा बताने का आशा ये है कि इस फोटोग्राफ में देखिए टर्माइट भी लगा हुआ है, और एक प्लांट है वो हरा भरा दिख रहा है। आपको कहीं इस पौधे में कहीं कोई कमी दिख रही है, कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिख रही है क्या? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टर्माइट इज नॉट हार्मफुल इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि टर्माइट की जो मिट्टी की अगर आप स्टडी करेंगे, आप गूगल में जाके देखिए व्हाट द सॉइल कंटेन, टर्माइट सॉइल कंटेन। टर्माइट की सॉइल बहुत एक्स्ट्रा रिच होती है न्यूट्रिएंट से, और टर्माइट आपकी फसल को कब नुकसान पहुंचाती है? जब उसको खाने का भोजन नहीं मिलता। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि टर्माइट का भोजन क्या है। अगर आप देखेंगे तो, अब जब अपन गाँव में जाते हैं तो आप देखेंगे, जब भी किसी गाय का गोबर आप ऐसा अगर
खेतों में जाके आप उसको उखाड़िए, उसको तोड़िए, तो उसके अंदर टर्माइट मिलती है। इसका मतलब टर्माइट क्या खाती है? गोबर खाती है। तो अगर किसान ने अपने खेत में गोबर की खाद डाली है, यानी गोबर पहुंचाया हुआ है, तो टर्माइट उस गोबर को खाती है, आपकी फसल को खाती नहीं है। और अगर आपने केवल केमिकल ही डाला, अगर आप केवल केमिकल ही डाल रहे हैं, गोबर नहीं डाल रहे हैं, यानी कि FIM नहीं डाल रहे हैं, तो आप टर्माइट का भोजन नहीं दे रहे हैं, तो फिर टर्माइट आपके भोजन को अटैक करती है। तो टर्माइट कभी भी किसी भी गीले पौधे को नहीं खाती, किसी भी जो हरा भरा पौधा होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करती, अगर टर्माइट का भोजन आपने अपने खेत में दिया है तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि लेट अस फीड द सॉइल टू फीड द क्रॉप। जैविक खेती का जो फार्मूला होता है वो NPK का कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यूरिया देते हैं तो आप केवल नाइट्रोजन देते हैं, अगर आप DAP देते हैं तो केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस देते हैं, और आजकल दूसरे और थोड़ा सा जो अभी एडवांस स्टडी हुई है जिसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ हम देते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा इस बलराम संदेश के माध्यम से कि किसी भी सॉइल को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए 17 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, और ये सारे के सारे 17 एलिमेंट्स जो होते हैं कौन सी खाद में मिलते हैं, कौन सी इनपुट में मिलते हैं, तो वो केवल FYM ही है, यानी काउ डंग। सो काउ डंग इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर अवर एनी काइंड ऑफ क्रॉप। इसलिए मैं आपको बता, क्योंकि ये सारे 3 NPK के अलावा सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे काउ डंग में ही मिलते हैं। बाकी किसी हमारे वर्मी कंपोस्ट में मिल सकते हैं, लेकिन यूरिया DAP में नहीं मिलते। तो ये बात को समझ लीजिए। आप केमिकल डालते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा डालिए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर 100% डालने करेंगे तब तो हमारा ये है कि हम कुछ पर्टिकुलर एरिया को आप शुरुआत करेंगे। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, देयर इज नो कोई कहते हैं कि हम जैविक खेती करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है, पहले साल कम हो जाता है, दूसरे साल कम हो जाता है। तो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे पास बहुत सारे मॉडल फार्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से किसी भी तरह के प्रोडक्शन का लॉस नहीं होता, बल्कि क्वालिटी प्रोड्यूस होता है और आपका इनपुट कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि आप DAP यूरिया में खर्चा नहीं होता इसमें, तो पेस्टिसाइड में भी पैसा बचता है आपका। तो बहुत सारी चीजें की जरूरत है, इस पे मैं आपको आगे बात करूंगा। फिर आपको जैविक प्रोड्यूस की दाम ज्यादा बढ़ाने भी नहीं चाहिए, उसको एक लिमिट रखिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो प्राइस है उसको भी रिव्यू करने की सख्त जरूरत है। बीइंग ए रीजनल डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स इट। अभी हमारे जो PGS इंडिया का प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग इस सब चीजों को देख रहे हैं, और अभी इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है एक बहुत ही अच्छा इस पर एक मॉनिटरिंग का प्रोग्राम चलने वाला है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 स्कीम चल रही हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खासतौर पर जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, देन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, देन मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन सब पे भी, और बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं जहां पर जैविक खेती पर काम हो रहा है। चाहे वो आपका मिशन आपका जो है हार्टिकल्चर का है, NHM का है, NHB का है, सब में भी इनके कंपोनेंट्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो हम अभी व्हाट टू डू नाउ पर बात करेंगे इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। बूस्टिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट कोरोना वायरस, सपोर्ट हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग इको विलेज कंसेप्ट। वो इको विलेज कंसेप्ट क्या है मैं आपको छोटा स्टार्ट में बताना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारे पास जो गांव है आसपास, वहां पर बहुत सारी लैंड है। हमारे पास शहरों में आपने देखा होगा कि हमारे शहरों में बहुत सारे हमारे जानवर, खासतौर पर गाय और ये बुल्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, यहाँ पॉलीथीन खा रहे हैं। उनको कोई रेयरिंग का कोई ध्यान नहीं देता और वो बेचारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और उनका कभी सिंक टूट जाता है और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और उनका काऊ डंग और काऊ यूरिन वेस्ट होता है। तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट ये है कि इन्हें नियर बाई विलेज में एक रेयरिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जरूरत है, जिम्मेदारी बनती है वो रेयरिंग सेंटर बनाए। और आजकल गवर्नमेंट ने गौशालाएं भी शुरू कर दी हैं, लेकिन प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे अभी देवलापारी गौशाला है, आप जरूर उसमें विजिट करिए। तो वहां पर ऐसी गायें, ऐसे बैल जिनको लोग निकाल देते हैं हमारे किसान भाई, उनको वहां रखा जाता है। और उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें दूध की जरूरत बिल्कुल नहीं है, दूध तो सेकेंडरी भी नहीं है। फर्स्ट प्राइमरी है काउ यूरिन। काउ यूरिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीसियस इनपुट इन एग्रीकल्चर। काउ यूरिन, उससे बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा आपको डिटेल में। उसमें अमृत पानी से लेके इन सब पे बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज भी हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे अगले प्रोग्राम में। बहुत सारे हमारे जो जैविक खेती, जो हमारे बलराम संदेश के माध्यम से पूरी सीरीज हम शुरू करेंगे। हमारा जो एक डॉक्टर प्यासी के साथ जो इंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें लेके स्टेप बाय स्टेप अगर हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रोग्राम में आपको बताएंगे। फिर अभी हम
आपको जो बताने जा रहे हैं कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इवन मैंने पुलिस का स्टाफ है, पैरामेडिकल फील्ड है, इन सबको भी स्वस्थ रखने की जरूरत है। तो इनको क्या करना है, इनको हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश ऑर्गेनिक इनपुट्स, फ्रेश जो हमारी सीरियल्स हैं, ये सब उनको जब तक नहीं मिलेंगी तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हाउ दे विल सर्व टू अस, वो हमें कैसे सर्व कर पाएंगे जब वो खुद स्वस्थ रहेंगे। तो उस सब के लिए हमें हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसान भाइयों को संभालने की बहुत जरूरत है। तो उन्हें ये सब चीजें अगर हम समझाएंगे, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे खुद किसान भाई जैविक खेती नहीं कर रहे हैं। कम से कम खुद के खाने के लिए आज संकल्प ले लें कि हम 2 एकड़ नहीं तो 1 एकड़ से शुरुआत करेंगे, खुद के खाने की वेजिटेबल्स स्पेशली। जब शहर के लोग छत पे उगा सकते हैं तो हम अपनी बाड़ी में क्यों नहीं उगा सकते, और खुद की खाने की सब्जियों के लिए हम बाजार क्यों जाएं। तो मेरा ये कहना है, मैं भी खुद किसान का बेटा हूं, आई एम ऑल्सो हैविंग 4 एकड़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्म इन माई प्लेस। मेरे गांव में जो मेरा प्लेस है, हम कभी आपको कभी वहां भी ले जाएंगे, तो 4 एकड़ में हमने सेपरेट किया हुआ है। हालांकि हमारी पोस्टिंग चूंकि बाहर थी तो उतना अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा। अभी मैं जबलपुर आ गया हूं तो मैं उस पर विशेष स्ट्रेस करूंगा, फोकस करूंगा, और हमारे बलराम संदेश के बहुत सारे साथी भी वहां हम विजिट कराएंगे, हमारे किसान भाइयों को भी इन्वाइट करेंगे। बहुत सारे हमारे आर्मी के कंपेनर जो हैं, हम सब मिलके, श्री श्री रविशंकर का एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो मेरा ऐसा जैविक खेती की जो एक और जो स्कीम है उनको लेकर हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में जैसे नमामि गंगे चल रही है, ठीक उसी तरह से नमामि नर्मदे भी चलना चाहिए। और मेरा यहाँ के लोकल नेता हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी मेरा ये सजेशन था। मैंने कहा भी है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर अशोक दलवाई सर से मेरी डिटेल चर्चा भी हुई है कि नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि नर्मदे भी होना चाहिए, कि नर्मदा के किनारे को भी हमें उस पूरे बेल्ट जो फर्टाइल बेल्ट है उसको भी सेव करने की जरूरत है, वहां भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है। और वहां का जो प्रोड्यूस होता है, आपको मालूम है नर्मदा की कछार में कितनी पौष्टिकता होती है। जब हम वहां के भट्टे खाते हैं, ब्रिंजाल खाते हैं या दूसरे हमारी वेजिटेबल्स खाते हैं तो स्वाद ही कुछ और होता है। तो इम्प्रूव योर डाइट विद फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड डोंट कंप्रोमाइज ऑन स्लीप। अभी सोने से भी कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है। इम्यून बूस्टिंग विद द हेल्प ऑफ आयुष, आयुष का भी थोड़ा मैंने, जैसा कि हमने आपको बताया, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सबको ध्यान देते हुए, और पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। स्टे हाइड्रेटेड, डू रूफटॉप गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग लाइक इंजीनियर वीके जैन और परिजा जी के समान। आपको जैसे डॉक्टर राम लखन सिंह भी जानते हैं इस चीजों को। हमें योगा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारा देश को प्रधानमंत्री ने, आपको पता है कि योगा कंट्री के नाम से लोग जानते हैं। योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आप सबको मैं निवेदन करूंगा कि मॉर्निंग में अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करें। और इवन खासतौर पर जो सूर्य नमस्कार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अभी बेसिक बातें बताना चाहेंगे। अभी मैं एक छोटी सी एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जो मैं, हमारे एक फ्रेंड है जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक संयुक्ता, एक लेडी है साइंटिस्ट, संयुक्ता बधाई, उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोटीन रिच राइस डेवलप किया है उड़ीसा में, और उनके पास अभी लगभग 800 टन है ये। इसकी विशेषता क्या है? इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, मतलब मल्टी न्यूट्रिएंट राइस है, जो आज के समय में जिसकी जरूरत है। तो उसमें क्या है, हाई सोल्यूबल फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जिंक होता है, आयरन होता है एंड फास्फोरस। सो ये सब आपको मैंने यहाँ स्लाइड में दिखाया हुआ है फ्रॉम हर फार्म। तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सोडियम फ्री है, शुगर फ्री है। सो ये राइस की ऐसी वैरायटीज, तो इस तरह की वैरायटीज में हमें इनोवेशन में जाना है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये नॉन जीएमओ है, ये नेचुरल है, जीएमओ वाला नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। फिर इसी तरह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो जंगल में होते हैं, जैसे ड्रम स्टिक जिसको हम मुनगा या सहजन बोलते हैं, मोरिंगा कहते हैं उड़ीसा में, बहुत सारी जगह अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं देता, ना कोई स्प्रे करता। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड के नाम से जाता है। इसी तरह से चिया है, और ये बहुत सारे ऐसे जो हमारे मिलेट्स होते हैं, इनको खाने से कभी आपको एसिडिटी नहीं होगी, बल्कि एसिडिटी होगी जो आज आपको जरूरत है कोरोना पीरियड में। इनको आप खाइए, दे कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी and they will be act as a shield for any kind of virus in your body. Okay? इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कोकोनट वाटर, यानी नारियल का पानी। उसको अगर हम नारियल के पानी में एक चम्मच नींबू मिला देते हैं तो बहुत ही मैंने यूजफुल हो जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही एक रामबाण हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग शुरू किया है। उड़ीसा में, भुवनेश्वर में तो मेरे सारे फ्रेंड, वहां तो कोकोनट सबसे अधिक होता है। और फॉर्चुनेटली मैंने डॉक्टर प्यासी को पता है, हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोकोनट भी डेवलप की है। अभी हमारा जो प्रयास था, हमारे जो देश की बहुत बड़ी संस्था है
जो NRRI के नाम से जानते हैं कटक में, CRRI पहले कहते थे उसको, उनके साथ मिलके हमने राइस और ऑल वेजिटेबल्स जो वहाँ होते हैं उन सब पे ऑर्गेनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी डेवलप की है, जिसका हम लिंक जो है ऑलरेडी हमने डॉक्टर प्यासी को शेयर किया हुआ है, और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे फ्री ऑफ चार्ज, सारे किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो हम अगर केमिकल नहीं डाल सकते हैं, उसमें ये बताया गया, तो हम क्या डालें और कैसे हमारी यील्ड कम ना हो पाए, इस सब पर एक ऑर्गेनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी हमने डेवलप की है, दैट इज फ्री फॉर ऑल द जो भी हमारे बलराम संदेश के हमारे जो लोग हैं उन सबको फ्री है, और जो भी चाहें उसको हम दे सकते हैं, ऑल फार्मर कैन शेयर इट, आपको लिंक भी हम शेयर कर देंगे। तो कोकोनट वाटर विथ लेमन लेंगे तो इट्स अ वेरी यूजफुल, व्हेन यू ऐड हाफ लेमन, जो आधा चम्मच बोल, एक चम्मच, तो विटामिन सी जो हो जाता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है इसमें है, वंस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हैविंग कोकोनट वाटर विथ लेमन इज ए मस्ट। तो ये मेरा सजेशन है, आपको जरूर लीजिए इसको। एंड किडनी पेशेंट थोड़ा ध्यान दें, अगर वो डॉक्टर से सलाह लेके करें, क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आपको कोई बेसिक प्रॉब्लम है, खासतौर पर डायबिटीज है, और वो मेरे पास बहुत सारी ऐसे रेमेडीज भी हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जिससे कि डायबिटीज ना हो, ऐसे गार्लिक, ओनियन, ऐसे बहुत सारे हमारे पास वो हैं, नुस्खे भी हैं, ITKs भी हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए, उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। सो गार्लिक, यूनियन, टर्मरिक, एक बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अभी परसों मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने बताया कि 2 चम्मच ओनियन का रस, 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच नींबू का रस, इन तीनों को मिला के गर्म पानी में, कुनकुने पानी में, आप जैसे लेमन टी पीते हैं, इसको पीना है सप्ताह में 1 बार। तो आपकी बॉडी में अगर गले में भी कुछ इन्फेक्शन होता है तो ये उसको कंट्रोल कर देता है, एक बहुत ही अच्छी प्रयास है ये, इस तरह से करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो और भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो टाइम आल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय पे इसको खत्म भी करना है। तो देयर विल बी आल्सो ए प्रोटेक्शन फॉर ऑल ओपन स्पेस। आपको आपके पास में जो है ना, छत का बहुत अच्छा आपको उपयोग करना चाहिए। तो ये हाईटेक फार्मिंग एंड सिटी इको विलेज कंसेप्ट पे आपको हम थोड़ा सा डिटेल में न बता के स्टार्ट में अभी बताएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास गाँव में बहुत सारी जगह फालतू पड़ी रहती है, लोग कुछ करते नहीं। हमारे आसपास भी जहां हम देखते हैं, शहरों में भी बहुत सारी लैंड होती है, वहां हम कुछ करते नहीं है। तो वहां हमें कम्युनिटी, हमारे अभी हमने आपको सरप्राइज कर जाएंगे कि उड़ीसा में ऐसे गार्डन बने हुए हैं जहां लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं कम्युनिटी में, और फिर वो शेयर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अड़ोसी पड़ोसी सबसे पहले जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। उनके पास अगर लौकी आ गई तो लौकी देके तुरई ले लेते हैं, या मूली ले आते हैं, इस तरह से आपस में एक्सचेंज करके भी कम्युनिटी का बहुत अच्छा एक सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरा एक सेंटेंस है आज आपको मैं बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट डेयरी, मींस विदाउट काउ, मींस विदाउट बुल्स। ट्रैक्टर से गोबर नहीं मिलता। ट्रैक्टर बहुत अच्छी बात है, मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जहां हम करते हैं, जमीन हमारी जो होती है वो खराब होती है। जबकि हम जब बैलों से करते थे या जानवरों से करते हैं तो हमारी जमीन खराब नहीं होती, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमें पूरी तरह से ये नहीं, पुराने लोग हमारे 100 साल क्यों जिया करते थे, ये सब पे अगर स्टडी करने की आज जरूरत है तो आप समझ लीजिए जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हमने हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिटी इको विलेज कंसेप्ट बनाया है, जिसपे हम डिटेल में भी आपको बताएंगे कि ऐसे हमारे जो इस तरह की काउ बुल्स वगैरह हैं उनको लेके, और हमारे ग्रीन जो आर्मी है जिसको हमने नाम दिया, जैसे हमारे VK जैन साहब हैं, इस तरह के लोग, दोज हु आर ऑर्गेनिक लवर्स, उन सबको लेके उनको ट्रेन करके, और विलेज और सिटी के लोग खासतौर पर हॉस्पिटल्स को और स्पेशली जो है होटल्स को, इनको हमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई करने का एक कंसेप्ट है, जिसको हम हाईटेक ऑर्गेनिक फार्मिंग सिटी एंड इको विलेज कंसेप्ट का नाम दिया है, जिसपे हम डिटेल में बाद में और भी बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट प्लीज, अगला, नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। सो ये इसी के बारे में थोड़ा सा हमने आपको और बताया हुआ है, और इसमें एक खासी बात जो है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2 इंपॉर्टेंट जो है नॉर्थ ईस्ट में, आपने सिक्किम का तो नाम सुना हुआ, मैंने आपको बताया, और मैं खासतौर पे हमारे राजकुमार जी दिख रहे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि दोज हु हैव नॉट सीन
यानी जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का विजिट नहीं किया, मेरे वर्ड्स में, मेरे हिसाब से उन्होंने एक्चुअली जन्म ही नहीं लिया। दे आर नॉट गॉड। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वहां के ट्रेडिशन सिस्टम्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां, इसीलिए अभी कोरोना का स्प्रेड वहां सबसे कम है, क्योंकि वहां के लोग नेचुरल तरीके से रहते हैं। अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो वहां के लोग कंक्रीट का ब्रिज नहीं बनाते। हमारे साथ ब्रिज के इंजीनियर जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेघालय में एक लाइव रूट ब्रिज बनाया गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रिज, जिसको पौधों की जड़ों से मिलकर किसानों ने बनाया है वहां के। वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग जो है कंक्रीट का ब्रिज बनाते हैं, उन्होंने पौधों की जड़ों का ब्रिज बनाया है। उसका नाम है लाइव रूट ब्रिज ऑफ मेघालय। नीचे झरना बह रहा है, ऊपर से मोटरसाइकिल गाड़ी निकल रही। तो दे आर वेरी नेचुरल। इसलिए मैंने आपको कहा आप लौट चले, आप प्रकृति की तरफ जाने की जरूरत है राजकुमार जी। तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं और ये डिफरेंस बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड हाईटेक इको फार्मिंग। हाईटेक इको फार्मिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारा अभी न्यू टेक्निक्स के साथ, नॉलेज के साथ जब आप जाते हैं तो ये जो है हम नेचर पर टोटली डिपेंड नहीं रहते, डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे हाईटेक हार्टिकल्चर है, एसोड प्रोडक्शन होता है, फिर मार्केट का भी एश्योरेंस होता है। हमारे बरहा का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं एक फार्मर का। एक्चुअली ही इज अ बैंकर और उन्होंने अपने आपको पता है कि महाराष्ट्र में खासतौर पर नागपुर, वर्धा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो वहां पर उन्होंने रूफटॉप गार्डनिंग किया था और सरप्राइज कर जाएंगे कि ही इज अर्निंग मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम बाय सेलिंग द वेजिटेबल्स, अर्निंग वेजिटेबल्स ग्रोन इन द रूफटॉप। ये डॉक्टर महेंद्र ठाकुर भी जानते हैं, उनका सानिध्य है उनके साथ में। तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि ये अगर थोड़ा सा हम लोग इस दिशा में सोचें, अपना भोजन कम से कम कुछ खास चीजें जैसे मिर्ची, धनिया, टमाटर, 3 आइटम को हमें बाजार से नहीं खरीदना है, क्योंकि मार्केट में पता नहीं वो नाली के किनारे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा राजकुमार जी कि हम लोग जो है, एक छोटा सा शेयर है मेरे दिमाग में, एक चीज है जो मैं आपको शेयर करूंगा कि हम जो है नाली के किनारे के से हम जब सब्जियां खरीदते हैं, वो लोग कहाँ से लाते हैं? नाले में ढो के लाते हैं। और जब हम जूते खरीदने जाते हैं तो कहाँ? एसी में, रूम में, जहाँ कांच में वो शूज रखे होते हैं, वहां से खरीदते हैं। तो हम अपने खाने पीने की चीजों के प्रति कितने सजग हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अपना खुद भोजन जो हम खाते हैं, कम से कम उसमें इतना ध्यान दें कि हम 3-4 चीजें, जैसे सब्जी में धनिया, मिर्ची, मूली, धनिया, मिर्ची, टमाटर, ये 3 चीजें हम अपने गमले में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इंजीनियर वीके जैन है, अपने घर पे जबलपुर में, विजयनगर में ग्रो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे किस्म, बहुत सारे लोग जो हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारा खुद का भोजन कुछ हद तक हमें खुद ग्रो करना चाहिए। तो अभी इस कोरोना के पीरियड में आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने छत पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड सजेशंस। नेक्स्ट। So earning techniques utilized in high tech eco blaze concept in city farming, kitchen rooftop gardening के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमें क्या फॉलो करना, ऑल द बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जैविक खेती का जो कंसेप्ट है, थोड़ा पीछे आइए। हाँ, जैविक खेती का कंसेप्ट है आपकी लाइफ का समझ। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ लाइफ, इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी आपको लौटाना है। आप केला खाते हैं राजकुमार जी, तो केला तो खाइए, लेकिन छिलका को वापस कंपोस्टिंग के लिए लौटाना है। छिलके को आपको वेस्ट नहीं करना है, कचरे में नहीं डालना, उसको कंपोस्टिंग कराना है। तो ये लौटाना है। अब आपकी अगर उम्र 50 साल से अधिक हो गई तो समाज में जो कुछ भी हमने बहुत सारे आम खाए हैं, अब हमें दूसरों के लिए लगा के जाना चाहिए। ये टाइम आ गया। हमारे बहुत सारे, मैंने देखा कि उड़ीसा में कुछ हमारे जो पेंशनर्स का एक ग्रुप है, वो अपनी पेंशन के पैसे से पौधों को खरीद के गांव में जाके प्लांटेशन कराते हैं और लोगों को वहां अपॉइंट करते हैं कि भैया इतने पौधे हमने लगा रहे हैं, इनको आपको ही मिलेंगे फल, लेकिन इनको जिंदा आपको रखना है। तो ये कंसेप्ट है लौटाने का, जो आज के समय में बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पता नहीं इसमें क्या स्टेटस है, आप समझ सकते हो हमसे ज्यादा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह मैंने देखा, उड़ीसा में पीपल आर वेरी आई मीन काफी जेनरस हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारा एरिया अभी हमारा जो है, वो जहाँ पर जंगल अच्छा है, जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता, आप समझ गए कि हम अभी हमको जो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर की कीमत समझ में आ गई, और जो हमें हर दिन ऑक्सीजन देता है, ऐसे पौधे, उनके साथ क्या व्यवहार रखते हैं।
तो आप समझ लीजिए कि पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो वी हैव टू फॉलो ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज ए थंब रूल। और इसके अलावा जो है हमें बहुत सारी जो एस्टेब्लिश टेक्निक्स हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, ग्रीन मैन्योरिंग है, इंडिजीनियस टेक्निक एंड नॉलेज पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। हमारे प्यासी जी के साथ में काफी डिस्कशन हुआ है, एक प्रोग्राम हुआ था जो JNKB के मेंबर हैं अश्विनी कुमार चौहान, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, आप लोग शायद उसमें बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी थे, उसमें इंडिजीनियस टेक्निक एंड नॉलेज पे काफी डिस्कशन हुआ है। तो ये बहुत सारे किसानों के द्वारा विकसित की गई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए। एक पूरा प्रेजेंटेशन हम आने वाले नेक्स्ट उसमें भी देने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द इंडिजिनस टेक्निक एंड नॉलेज, जो कि एक बुक बनाई गई है 150 ITKs की जो जैविक खेती पर है। इसी तरह से अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मार्केटिंग की बात हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको मालूम होगा कि किसान जो हैं जो जैविक खेती करते हैं उन्हें किसको बेचना चाहिए, वो किसान को लोग नहीं मिलते, उनको मार्केट नहीं मिलता। और शहर में जो लोग रहते हैं उनको अच्छा कहाँ से मिलेगा, शुद्ध कहाँ से मिलेगा, जैविक कहाँ से मिलेगा, इसका जानकारी नहीं। तो इसमें हमारी जो ग्रीन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन आर्मी। अगर एक रूरल एरिया में हम एक गांव में जाते हैं तो दो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, बस 12th पास हो जाए या 10th पास हो जाए पर्याप्त होते हैं। तो मैंने अभी एक छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको मैं दिखा रहा हूं कि दो जो है हमको यूथ चाहिए, वो काय के लिए चाहिए, ये सब जो हमारे ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं वो बनाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 54,930 विलेज हैं टोटल, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर हम इनको केवल 2 को देंगे तो आपको पता होगा कि 1,09,806 एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनको। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की भी एक व्यवस्था हो जाएगी, आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। फिर मार्केटिंग में अगर हम इनको करते हैं, अगर हम इनको यूज करते हैं, सर्टिफिकेशन में अगर हम 3 यूथ को लेते हैं तो 1,64,709 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाते हैं। और इस पर उड़ीसा में भी काम हो रहा है, महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है। अब हमें जरूरत है मध्य प्रदेश में भी इसको करने की जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पर थोड़ा सा हमारा देखेंगे तो ये यूथ जो होता है वो काम करता है। कैसे यूज करेंगे? दे विल प्रोड्यूस जीवामृत। जीवामृत कैसे बनाते हैं वो सब टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। जीवामृत जो है वो 1 रुपए पर लीटर में इसकी प्रोडक्शन कास्ट होती है, और अगर ये यूथ बेचेगा तो इसको 10 रुपए पर लीटर पे बेच सकता है, हमारे किसान भाइयों को भी दे सकता है, और किसान चाहे तो खुद भी बना सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। फिर 10 रुपए प्रति लीटर में बनता है, जिसको 50 रुपए प्रति लीटर पे लोग आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो केमिकल और पेस्टिसाइड से कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर होता है। केमिकल की प्राइस, हमारे जितने भी दुकानदार होते हैं उनको आपको पता है, उनको तो फॉरेन की ट्रिप मिलती है, उनको बहुत सारी पेस्टिसाइड की कंपनियां जो है जितना बेचोगे उतना अधिक उनको फॉरेन कंट्रीज घुमाने का ट्रिप देती है, उनको बहुत सारे वो मिलते हैं, इसलिए वो रिकमेंड करते हैं, हमारे भोले वाले किसान भाइयों को बताते हैं कि इतने लीटर स्प्रे कर दो। अगर उनको 3 ml स्प्रे करने की जरूरत है तो वो 30 ml बताते हैं, और वो स्प्रे करने वाला उसको 300 ml कर देता है। तो इस तरह से डोज कई गुना हो जाता है। अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां पर ग्रेप्स होता है वहां पर 27 स्प्रे किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स के, और जब वो ग्रेप्स आप खाएंगे तो पूरा पेस्टिसाइड्स का आपकी बॉडी में जाता है। तो आप समझ लीजिए, तो उसकी जगह में अगर हम जीवामृत, 10 पनियार, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र ये सब यूज करेंगे तो हम सेफ रहेंगे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। ये छोटा सा मेरा प्रयास है, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो दिस कैन बी कंपेयर, जो हमने आपको बताया। फिर इसी तरह से जो है एक हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम आपको बता रहे थे कि पॉली टनल्स के माध्यम से इवन आपके पास में बहुत ही लो कास्ट आप बना सकते हैं। मैंने बेम्बू का यूज करके भी बनाते हैं हमारे किसान भाई। तो इस तरह की जो अच्छी हमारे न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ये रेड कैबेज होती है, फिर हमारा ये जो बहुत सारे जो टमाटोज की वैरायटीज हैं, गिलकीज हैं, फिर हमारा ये जो शिमला मिर्च की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, इन सबको भी हम ग्रो कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्शन कास्ट अगर हम देखेंगे तो सरप्राइज कर जाएंगे कि प्रोडक्शन कास्ट तो बहुत ही कम होती है। मान लीजिए अगर 23 रुपीज होती है एवरेज, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है आपको मालूम है मार्केट में क्या 50 रुपए पर केजी से ज्यादा बिकता है अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप किसी बड़े स्टोर में जाएंगे, रिलायंस में, फ्रेश में या दूसरी जगह में, तो आपको सबको पता है कि क्या रेट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इसकी कितनी जरूरत है आज की टाइम में। सो दिस इज द कंसेप्ट, आई टेक इको विलेज कंसेप्ट। नेक्स्ट प्लीज। एक और मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट डेयरी, विदाउट काउ। तो ये नाबार्ड का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें लगभग जो है टोटल जो है 1 गुंठा में
लगभग 3,60,000 का खर्चा होता है, और आपको जो है टोटल जो है आपको देख सकते हो कि बेनिफिट जो होता है 3,60,000 का होता है, और बहुत छोटा सा है। इसमें मतलब मिल्क को सेपरेट कर दीजिए, मिल्क तो बाई प्रोडक्ट है, बाकी जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या बायोगैस स्लरी बनाते हैं उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। 10 बफेलोज का 10 काउस का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सब्सिडी भी है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्रोग्राम क्या है, क्या स्कीम है, किसमें किसान भाई कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। नेक्स्ट, ये मार्केटिंग सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो डायरेक्ट मार्केटिंग होना चाहिए। बहुत सारे, एक अभिनव फार्मर क्लब है पूना का, उनका आप सरप्राइज कर जाएंगे कि अगर टर्नओवर की बात करेंगे तो 400 करोड़ का टर्नओवर है। 400 करोड़ का टर्नओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी स्कीम का, कभी कभी बड़ी स्कीम का, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना का पूरी कंट्री का टर्नओवर जो है वो पर एनम का 400 करोड़ रुपए है, जिसको मैं भी देखता था पहले। 400 करोड़ का टर्नओवर है व्हेन आई वाज इन मिनिस्ट्री एज डिप्टी कमिश्नर। तो उसमें, और एक छोटे से फार्मर का क्लब है जिसमें किसान के, आपको इस बात का उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि जैविक खेती करने से उत्पादन कम होता है। तो ये अभिनव फार्मर क्लब जो है, मात्र छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उनके माध्यम से ये हिंदी वहां पर जो पूना का एरिया है जहां पर IT के लोग रहते हैं, उनको एक अपार्टमेंट में वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स स्लाइस करके सप्लाई करते हैं, और उनका टर्नओवर किसानों के खाते में जो है, किसानों के अकाउंट में जाता है, वो 400, मैंने हर किसान के खाते में पर डे 1,000 रुपीज मिनिमम जाते हैं। आप सोच लीजिए कितना बढ़िया एक एम्प्लॉयमेंट भी है, और एक बहुत ही, इससे अच्छा क्या मार्केटिंग क्या हो सकता है, आप बताइए। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक मणिपुर का। मणिपुर में एक मार्केट है जिसका नाम है ईमा मार्केट। ईमा का मतलब होता है मदर, ईमा मीन्स मदर। यहाँ लेडीज ही सारा का सारा, ये जो मिर्ची आपको दिख रहे हैं, इट्स वेरी टेस्टी, वेरी डेलिशियस। मैं आपको बता रहा था कि इफ यू हैव नॉट विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, यू आर नॉट बोर्न। ये चिली जो होती है, एक बार आप खा लेंगे तो बाहर किसी की, आपको कहीं की चिली पसंद नहीं आएगी। यहाँ का बीन्स अगर आपने खा लिया, इतना न्यूट्रिशियस बीन्स होता है, क्योंकि वो केमिकल पेस्टिसाइड वाला से नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जस्ट मिनट, एक हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सॉरी आपको मैं। ये कमिश्नर साधुराम शर्मा जी थोड़ा इंटरेक्ट कर, तो ओके। तो ये एक यूनिक चीज कभी आप विजिट करेंगे, आपको ध्यान होगा कि जबलपुर के ही जो एक मिश्रा जी हैं, वहां पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इफ यू कुड गेट टाइम, कभी विजिट करेंगे आप लोग, तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल सकते हैं। तो मणिपुर में भी पूरा एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट चल रही है, जिसको हम लोगों ने फंडिंग किया था वहां से। तो यूनिक मार्केटिंग सिस्टम फीमा मार्केट इन इम्फाल मणिपुर। और नेक्स्ट प्लीज, अभी आपको मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता दूं क्योंकि टाइम भी शार्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर के बारे में, अलाइड सेक्टर्स के बारे में 20 लाख करोड़ की जो इकोनॉमिक पैकेज घोषणा की थी 17 मई को 2020 को। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन मैं आपके साथ जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूं आपको, जिसमें उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का भी अमेंडमेंट किया था, जिसमें सीरियल्स को, एडिबल ऑयल्स को, ऑयल सीड को, पल्सेस को, उनको उन्होंने जो है उनके बारे में थोड़ा अमेंडमेंट किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ जो है वो इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए, जिसको फार्म गेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज किया जाना है। इट विल बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग फुल सप्लाई चेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट PST। मैंने जो कुछ भी आप ग्रो करते हैं, जो भी आपका प्रोड्यूस होता है, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में होगा। और इसके लिए लुधियाना का ICR का बहुत अच्छा सेंटर है, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। दे आर डूइंग वेरी वेल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। और एक ही बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव आइडिया जो मेरे माइंड में है, आपने सबने सुना भी होगा, ये जो कटहल होता है, कटहल को मैं शायद मैं भूल ना जाऊं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कटहल की सब्जी को इस मौसम पे इस समय जरूर खाइए। कटहल का जो पाउडर है, उसका एक हमारे एक केरला के एक एंटरप्रेन्योर डेवलप किया गया है, उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया है स्टार्टअप के माध्यम से। दे आर मेकिंग आटा, कटहल का आटा बना रहे हैं वो वर्मा जी। कटहल के आटा का बहुत ही बड़ा रोल है। जो लोग कटहल का आटा खाते हैं या कटहल के आटा को हमारे दूसरे आटा, गेहूं के आटा के साथ में खाते हैं,
उनको डायबिटीज का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। तो इट वाज ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है। तो कटहल का ये सब्जी जरूर खाइए, उसका आटा तो मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप ले सकते हैं, और कटहल का आटा भी बनाया जाता है। तो इस पे स्टार्टअप शुरू हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको खाने से हम अपने आप को बचा सकते हैं इस समय, वो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वेबिनार के माध्यम से। और ये जो क्या क्या बेनिफिट हैं वो बताना चाहता हूँ उसमें। देखिए नेक्स्ट प्लीज, अभी थोड़ा सा रोल बैक करेंगे, जरा सा छूट गया है, कैन यू रोल बैक। हाँ, ये 1 लाख करोड़ का हमने आपको बता दिया पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट में। देन इसके अलावा सेंट्रल एस्टेब्लिश ए लीगल फ्रेमवर्क, और आपको बताना चाहूंगा मैं कि प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स और रिटेलर्स के लिए जो भी है, एक्सपोर्टर्स के लिए फेयर और ट्रांसपोर्ट के लिए भी फंड रखा गया है। 10,000 करोड़ स्कीम्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड MFE, इसको माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस कहते हैं, जो लगभग 2 लाख MFE है हमारे इंडिया में, उनको 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट प्लीज, थोड़ा आगे बताएंगे। 15,000 करोड़ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आप सब लोग इसमें प्रोजेक्ट बना के भेज सकते हैं, मध्य प्रदेश से जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य जो इनिशिएटिव ले सकता है इस दिशा में। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी मैं चाहूंगा, और हम चाहेंगे कि हमारे न्यूज़पेपर से जुड़े लोग हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, ताकि हमारे किसान भाई इसका लाभ ले सकें। 10,000 करोड़ रुपए फॉर फिशर, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, PMMSY, उसके लिए है, जो उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो एक मिनिस्टर हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो इसी को देख रहे हैं, सारंगी साहब, प्रताप सारंगी। तो ही इज डूइंग वर्किंग विद द क्लोज कांटेक्ट ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी देयर। तो हमारे यहाँ भी जो है इस पे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे हैं जो इस सब का लाभ ले सकते हैं। फिर 4,000 करोड़ जो है वो हर्बल कल्टीवेशन के लिए है, मतलब ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं आप ग्रो कर सकते हैं उसके लिए है। 10 लाख हेक्टेयर जो है हर्बल कल्टीवेशन के लिए लाने का प्रावधान रखा गया है। फिर इसी तरह से 500 करोड़ रुपए जो है वो बी कीपर्स के लिए, जो हनी हमारा जो शहद का प्रोड्यूस करते हैं, हनी बी कीपर्स जिनको कह सकते हैं, वो भी इस पे है। फिर मेरा एक छोटा सा प्रपोजल है आप सबको भी, कि हम चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो हमारा एक था कि बहुत सारी जो स्कीम है भारत सरकार की, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, तो इसमें ऑयल ऑर्गेनिक सीड के लिए, नर्सरी रेजिंग के लिए, उन सबको प्रोक्योरमेंट करने के लिए 3,750 रुपए का प्रोविजन है, और 50 फार्मर्स क्लस्टर, एक क्लस्टर के लिए। तो इसी तरह से जो है हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक के जो हमारे जो किचन ग्रोवर्स हैं, रूट टॉप गार्डनर्स हैं सिटी में, उनको भी इस तरह का कुछ थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं मुझे ईमेल करें, तो हम उस तरह का प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी देना चाहेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोग चाहेंगे कि भाई इस तरह का एक प्रोग्राम आए, जिसमें सिटी के जो बहुत सारे हमारे जो वीके जैन जैसे हमारे ग्रीन आर्मी है, जो ऑर्गेनिक लवर्स हैं, प्लांट लवर्स एसोसिएशंस हैं, उन सबको भी कुछ सपोर्ट मिले, ताकि वो रूफ टॉप गार्डनिंग अच्छे से कर सकें खुद के लिए, क्योंकि दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम और सोसाइटी। ठीक उसी तरह से पंचगव्य को बनाने के लिए, जीवामृत को बनाने के लिए, महाराष्ट्र में जीवामृत बहुत अच्छा चलता है, उड़ीसा में बहुत अच्छा चल रहा है, बीजामृत मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। तो अमृत पानी, इन सबको बनाने के लिए भी प्रोविजन है 3,750 का। तो इसी तरह से हम सिटी फार्मर्स को भी देना चाहते हैं। तो आपका क्या व्यू है, हाउ मच अमाउंट यू रिक्वायर, प्लीज ईमेल मी। ओके, नेक्स्ट। एक छोटा सा गुड न्यूज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है। वहाँ के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डॉक्टर सौरभ गर्ग, वी रिसेंटली हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। तो उनके एक कार्यकाल में हम लोगों ने प्रयास किया था कि एक डॉक्टर ने थोड़ा इसमें इनिशिएटिव भी लिया था वहाँ बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को कुछ बीमारी हो रही थी, जो खासतौर पे जो वहाँ पर ग्लाइफोसेट जो होती है पेराक्वेट, ये हर्बिसाइड का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था, तो उसको बैन करा दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट करा दिया। उड़ीसा में 22 नवंबर 2019 को कराया। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को इस तरह के हर्बिसाइड्स कम से कम प्रयोग करना चाहिए। पेस्टिसाइड के ऊपर भी मेरा बहुत बड़ा एक अच्छा एक प्रयास है, एक प्रेजेंटेशन भी मैं आपको देना चाहूंगा इन फ्यूचर, और उस पर हम बात करेंगे बाद में कि कौन कौन से पेस्टिसाइड हमें बैन करना चाहिए, दे आर डेंजरस फॉर आवर लाइफ। तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज
कविता ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्लीज, ऑलरेडी मैंने बोल दी इसको। ये पूरा का पूरा आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं हमारे जो बुल्स और जो है थोड़ा दिखा देंगे उनको। ये निरीह प्राणी है, आप देखिए इनकी आंखों में देखिए, दे आर सेइंग टू अस कि सेव अस। अगर ये सेव हो जाएंगे तो हमारी लाइफ सेव हो जाएगी। और काउडंग से, दे आर दी वेरी गुड सोर्स ऑफ काउडंग एंड काउ यूरिन। इनको बचाने की जरूरत है। तो मेरा आप सबको विनम्र निवेदन है, आप सबको एक प्रार्थना भी है कि आप इनको बचाएं। डॉग्स को जरूर पालते हैं शहरों में लोग, लेकिन इनको देखते हैं कि ये बेचारे पॉलीथीन खा रहे हैं, तो इन पर देखिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारे विजयनगर में, जबलपुर में एक मिस्टर गर्ग हैं, वो रोज सुबह 100 रोटियां बनाते हैं इन लोगों के लिए, इन गायों के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो इस तरह का इनिशिएटिव आप लीजिए, एंड दिस इंटायर प्रेजेंटेशन इज डेडिकेटेड टू बुल्स एंड काउस ऑफ इंडिया। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सबको मुझे सुनने के लिए। I am thankful to the Balram Sandesh team, especially Dr. D.K. Pyasi साहब and his team. Thank you very much. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपने बहुत अच्छे से हमारे पार्टिसिपेंट्स को जैविक खेती के बारे में, कोविड-19 के बारे में अवेयर किया, और कैसे इम्यून पावर को बढ़ाना है, 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस क्या है, 5T इन एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हमको, जो हम भूल चुके हैं, किचन गार्डनिंग, रूफटॉप फार्मिंग, उसको कैसे जीवंत करना है फिर दोबारा, और टर्माइट सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस है, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड्स हैं, ड्रमस्टिक है, कोकोनट वाटर विद लेमन है, गार्लिक, ओनियन, टर्मरिक है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, और डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड हाईटेक इको फार्मिंग। तो ये सारी जानकारी, और लास्ट में सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बताया। तो अब मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं, और हैंड रेज करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और जो प्रकाश मालपानी जी का है, प्रकाश मालपानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए सर। प्लीज अनम्यूट हिम। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रकाश मालपानी जबलपुर से बोल रहा हूँ। हमारा एग्रीकल्चर है यहाँ पे, उसमें हमने अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक का चालू किया है। जी। पिछले 1.5-2 साल से। तो मैं ये चाहता था, आपका मोबाइल नंबर मुझे मिल सकता है क्या? तो फिर मैं आपसे अलग से कांटेक्ट करके एंड देन वी कैन डिस्कस, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और जिसमें कि हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है आपकी नॉलेज का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। मैंने भी आपका नाम बहुत सुना हुआ है, और बहुत सारे लोग जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्रकाश मालपानी का नाम आता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जरूर कुछ करने की, लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। नहीं, आप कर पाओगे। यू विल बी वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। आई एम शेयरिंग यू माय नंबर जस्ट नाउ। आप सभी को मैं शेयर करता हूँ। 7011 40 3122। हाँ, मैंने ये शेयर भी कर दिया आपको। हाँ जी, थैंक यू। 7011 40 3122। और मेरा ऑफिस जो है वो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मतलब आई एम वेरी अनहैप्पी कि केवल मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो हमारा सेंटर है वो की बिल्डिंग, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं हमारी उड़ीसा में, नागपुर में और भी। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारी भी बहुत जल्दी, अभी यहाँ के कमिश्नर से जरा ये जो थोड़ा सा कोरोना का पीरियड निकल जाए तो इसके बाद में एक लैंड लेके बहुत अच्छा सेंटर हम बनाएंगे। तो प्रयास है हमारा कि वीट साइंस से भी अच्छी बिल्डिंग बने जैविक खेती की। तो आपको एड्रेस में बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो यश भारत न्यूज़पेपर है, शताब्दीपुरम एरिया कहते हैं। हाँ जी, शताब्दीपुरम में आपका ऑफिस मालूम है मुझे, पीछे में। हाँ, तो वहाँ पर आप आ जाइए। मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है वहाँ पे। 3rd फ्लोर पे है वो शायद, या 2nd फ्लोर। यस, कभी भी आप रिंग कर लिए, आप सबका स्वागत है। गगनेश जी जब थे तब उनसे बात। हाँ जी। और उसके पहले भी 1-2 लोग थे, ओम नमः शिवाय जो करते थे। कई बार हमारा डिस्कशन हुआ। गगनेश जी को तो मैं अपने फार्म पे भी ले गया था लास्ट में। अच्छा, वेरी गुड। और बख्शी जी की तरह जानते हैं। हाँ, वो बख्शी भी जुड़े हैं। बख्शी, आप यू आर देयर? संदीप बख्शी क्या नहीं जुड़े हैं? अभी है नहीं है, कोई बात नहीं, शायद वो नहीं जुड़ पाया होगा। हाँ जी, तो जरूर आपको परेशान करेंगे अब साहब थोड़ा।
नहीं, आपका स्वागत है। हमें तो परेशान है। आई एंजॉय आपकी नॉलेज लेके बाकी आसपास के किसानों को भी हमको आगे बढ़ाना है इसमें, ऑर्गेनिक में। नहीं, आपका स्वागत है। मैं तो आपको अभी बक्सी को भी फोन लगा रहा हूँ, तुरंत जुड़ेगा वो। कभी भी आप लोगों का मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं प्यासी जी से पूछिए, हम लोग कुछ इनोवेटिव में ही हमको आनंद आता है। नहीं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कौन है जो सुभाष जी हैं, अनम्यूट कर रहे हैं उनको। हाँ, सुभाष जी, आप अपना नाम कहाँ से हैं और आपका सवाल क्या है, प्लीज बताइए। सुभाष नलांगे, महाराष्ट्र, नागपुर से बात कर रहा हूँ। आपका स्वागत है। तो आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दिया सर। बहुत खुशी हुआ। आप नागपुर में जल्दी आइए। आप नागपुर को पहले कोरोना फ्री कर दीजिए, बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं। आप आने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, जल्दी आइए। सुभाष जी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे सारे पार्टिसिपेंट को आज के बलराम संदेश के माध्यम से जुड़े हैं। इज अ वेरी वंडरफुल पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एरिया में भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में पूना में, नागपुर एरिया में इन्होंने बहुत अच्छे मॉडल फॉर्म डेवलप किए हैं। तो मैं प्रकाश मालवानी जी को भी कहूंगा कि इनको भी हम बुलाएंगे, सुभाष नलंगे को, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आई हैव इनवाइटेड हिम इन उड़ीसा आल्सो। धन्यवाद। ठीक है, संजीव जी का फरीदाबाद से क्वेश्चन है, उनको लेते हैं। हाँ जी, जी संजीव जी। नमस्कार सर, मैं संजीव फरीदाबाद से हूँ जी। तो जो है ना, सस्टेनेबल मॉडल का कोई लेआउट मिल जाए जो, अच्छा, जैसे अभी मैंने 3 एकड़ लीज पे लिया हुआ है सर, मैं 1 वर्ष से लगभग अभी शुरू किया है मैंने। अच्छा। हाँ, वैसे मैंने देखिए बेसिक ट्रेनिंग तो मैंने पालिका जी से लिया है, और लेकिन अब प्रश्न ये है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। जैसे 3 एकड़ में कैसे कोई सस्टेनेबल मॉडल का कोई लेआउट हो, जैसे एक रेडी रेकनर टाइप में, जिसमें कि हम चूज कर सकें और उसको आगे बढ़ सकते हैं। अभी इस डायरेक्शन में कुछ काम हो, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में ऑलरेडी मेरा 1 वर्ष में नुकसान भी काफी हो गया। ओके, देखिए संजीव जी, ऐसा है, मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो ये आप ये ऑनलाइन यूट्यूब से या बहुत सारी, वैसे तो खेती का है दिया हुआ सिस्टम, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो एक पैकेज की बात है उसमें कई सारी चीजें हैं। वो अकेले किसी एक चीज से नहीं होने का, जैसे उसकी सॉइल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, उनके हिसाब से पैकेज बनाने हैं, तो तभी वो सक्सेस हो पाएगा। इंटरक्रॉपिंग करनी है और वहाँ की जमीन की सिचुएशन के हिसाब से फिर उस हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करना है। उसके बाद फिर फसल सुरक्षा की बात आती है, तो उसमें भी कुछ ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रैप क्रॉप आप लगा सकते हैं, येलो ट्रैप है, ब्लू ट्रैप है, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिला जुला है, बहुत सारी चीजों को कोलैप्स करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जी प्रेम सिंह जी बताइए। नमस्कार सर जी, मैं प्रेम सिंह जैसलमेर राजस्थान से हूँ। जी, सवाल रखिए सर अपना। और सर मैंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से पूरी की है, और अभी मैं जीरे की ऑर्गेनिक खेती करता हूँ जैसलमेर में। जी। तो सर जीरे की खेती में हमारे ऑर्गेनिक के हमें जो है कि बायर नहीं मिल पाते, मार्केटिंग की समस्या भी रहती है, और मुझे एक सर उदई के लिए, टर्माइट के लिए कोई प्रॉपर जैविक उपाय नहीं मिल पाया है। आपने आपका एक कंफर्म कीजिए, आपने कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंटेशन किए हैं या अभी तक आप सर्टिफिकेशन नहीं गए? जी हुकुम, मेरे पास रोका का सर्टिफिकेट है, शायद राजस्थान में गवर्नमेंट ने रोका को दिया है, या रोका का मेरे पास सर्टिफिकेट है जो मुझे हाल में ही अभी 10 दिन पहले मिला है। आपने कब से अप्लाई किया था ये मुझे 3 साल हो गए थे अप्लाई किए। अच्छा, अब सर आपका सवाल दे सकेंगे अगर? जी सर। एक्चुअली प्रेम सिंह जी, क्या है कि ऑर्गेनिक के जहाँ तक जीरे की बात है, राजस्थान में काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। अगर आप मेल करेंगे बलराम संदेश को तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे 2-3 कंपनी मेरे ही जानने वाले हैं जो इस तरह के ऑर्गेनिक को लेते हैं, लेकिन उनका क्या कॉन्सेप्ट है कि वो पहले आपके जीरे को ना टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, और उसमें यदि कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं मिलेगा तभी वो आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा जो सवाल था आपका कि टर्मरिक कंट्रोल नहीं हुई, क्या आपने मेटाराइजियम या बवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल किया नीम ऑयल के साथ में? मेटाराइजियम का किया है, लेकिन सर इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, जमीन कैसी है आपकी, रेतीली है या कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक है? हाँ, रेतीली भी है और कुछ पार्ट जो है कि मिट्टी है। ओके, आप ना नीम ऑयल के साथ में इसको इस्तेमाल करके देखिए, अच्छी कंपनी का लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिक्स कीजिए, गुड़? है ना? हाँ, गुड़ के साथ में आप इसे मल्टीप्लाई करें, चूंकि ये एक एक्टिवेटर है और जो वो फंगस है वो बहुत जल्दी से ग्रो करती है, तेजी से मल्टीप्लिकेशन करती है, तो उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स आएगा। और कोशिश कीजिए कि उसको 2 बार इस्तेमाल कीजिए और नमी प्रॉपर होनी चाहिए उस समय खेत में जब आप तो सर जी, मैं सोच रहा था कि ये टर्माइट की जो समस्या है ये इसलिए तो नहीं होती कि मैं सर ये अपना डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का वेस्ट डिकम्पोजर यूज करता हूँ, फिर अपना गोपाल भाई सुतारिया जी का अपना नहीं, देखिए उससे क्या अपन गुड़ शायद अनबैलेंसिंग हो जाता हो कि ज्यादा मात्रा पड़ जाती हो। ऐसा है कि ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, मेटाराइजियम जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और इसके अलावा जो है आपको उसको जहाँ भी आप करेंगे तो ये सब जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह से नहीं होता। जो बताया ना आपने उसकी वजह से नहीं होता। ये आप अधिक से अधिक जहाँ भी फसल हो रहा है एवलेबल यूज कर रहे हैं। टर्माइट को टर्माइट नहीं पहुँच सकते, टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं अपन। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमारा हेलो आपको ये एक मटके में मक्के की वो भर दीजिए, जो गिल्ली होती है खाने के बाद मक्के का बीज निकालने के बाद में उसको भर दीजिए, और जहां जहां पर खेत में 4-5 स्थानों पे जहां पर आपको टर्माइट की ज्यादा है तो टर्माइट को वो टर्माइट लाइक इट, तो सारी की सारी टर्माइट वहां इकट्ठी हो जाती है। देन यू कैन सेपरेट इट फ्रॉम दैट फील्ड। ओके, जैविक खेती में किसी भी चीज को मारना नहीं है। नो पेस्टिसाइड, नो साइट। साइट का मतलब होता है मारना। वी हैव टू कंट्रोल। इन इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में हर चीज का एक रोल होता है, डोंट किल। सो यू हैव टू कंट्रोल इट, नॉट टू किल। ओके जी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात शायद ना? प्रेम सिंह जी, चलिए ठीक है। सुरेश जी और हैं, कोई किसी का हैंड रेज है? जी सर, ज्ञान सिंह भी जी हैं। हाँ, जल्दी से कहिए उनको, जल्दी से जो है अपना परिचय दें। ज्ञान सिंह जी प्रश्न रखें अपना। नमस्कार सर, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, पर मैंने कच्छ में आई एम द फर्स्ट फार्मर फॉर डेट फार्मिंग हु इज हैविंग गोपका सर्टिफिकेट, एंड मुझे 4th ईयर है वो सर्टिफिकेशन के बाद। वैसे मैं पिछले 6 साल से ऑर्गेनिक अडॉप्ट किया हुआ है, 2009 में प्लांटेशन किया था। मेरी प्रॉब्लम ये है, हमने डेट्स की फार्मिंग, डेट्स के प्लांटेशन कर रखे हैं बड़े क्वालिटी के, बट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग रेन्स आ जाती है और रेन्स के टाइम में पूरी हार्वेस्ट खराब हो जाती है। वो छोटे छोटे माइट्स पकड़ लेती है और आधे राइप होते हैं, आधे ऐसे होते हैं, तो उस समय फिर जो कंटिन्यूस अगर रेन्स हो गई 3-4 दिन तो पूरा के पूरा फार्म ही खत्म हो जाता है। Last year we could not get a single kg out of the farm because it was a continuous raining. तो उसका सर ऑर्गेनिक है, कोई पेस्ट करते नहीं हम, वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हैं, नीम का, धतूरे का, वो सब यूज करता हूँ। दसपर्णी का, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र का यूज करते हैं आप? नहीं, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र सर हमें नॉलेज नहीं है, सीधी सी बात है। वो कोई बात नहीं, आप आ गए और बलराम संदेश से जुड़े रहिए, आपको वो सब तरह के एक्सपर्ट इसमें मिलेंगे। अगला हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इसी पर होगा। अगर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे तो उसमें कैसे ब्रह्मास्त्र, कैसे अग्न्यास्त्र, कैसे दसपर्णी अर्क बनाना चाहिए, प्रैक्टिकली पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको। हमारे पास में जो किसानों के द्वारा बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और वो पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां जिनको बकरी नहीं खाती, ऐसी 10 तरह की पत्तियां होती हैं, जैसे कनेर की पत्ती हो गई, दूध वाली, धतूरे की, ये सब इनको बहुत ही अच्छा वो प्रयास है, आप इसको करके कर सकते हो। छोटा छोटा तरीके से ये जरूर सर आप गाइड कीजिएगा। मैंने मेरा नंबर और ईमेल शेयर किया, आपका नंबर नोट किया है। आई विल बी इन टच विद यू। मेरा नंबर और ईमेल दोनों मैंने इसमें शेयर किए हुए हैं। ईमेल एड्रेस भी आपको मैं भेज देता हूँ। ये डॉक्टर
प्यासी साहब आपको दे देंगे हमारा। जैविक खेती से संबंधित किसी भी तरह के क्वेरी के लिए और किसी भी तरह की समस्या के लिए हम लोग आज हमेशा आपके साथ हैं। और आपका कौन सा एरिया है, वहाँ पे हमारा रीजनल सेंटर जो है उसको भी हम बता देंगे। सर कच्छ है मेरा, कच्छ में अंजार डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ गुजरात। ओके, अरे कच्छ तो हमारा फेवरेट एरिया है, हम गुजरात में काफी जाते थे वहाँ, और अभी तो वहाँ एक्चुअली वी लाइक दैट एरिया। हमारा एक गांधीनगर में भी एक सेंटर का एक छोटा सा है, वहाँ पर डॉक्टर देवघरे हैं, उसको मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। हाँ सर, अगर बिकॉज वी डोंट गेट गाइडेंस, मतलब हम ढूंढते हैं कोई हमें गाइड मिल जाए प्रॉपर ढंग से। एंड ये बलराम संदेश की सक्सेस है कि दे आर कनेक्टिंग द पीपल। आपको जरूरत है, हमें आपके जैसों की जरूरत है कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं जैविक खेती में। कच्छ बहुत अच्छा है, और वहाँ पे अभी डॉक्टर ठाकुर हैं, महेंद्र ठाकुर इज देयर। नहीं सर, मैं एक्चुअल में मुझे ये भी नहीं आइडिया है कि यहाँ पे किन से कांटेक्ट किया जाए। मतलब वो अभी मैं लास्ट वीक जस्ट महेश जी माहेश्वरी से मिला था अहमदाबाद में। अच्छा। हाँ, एक उनका मैंने वीडियो सुना था बलराम संदेश के थ्रू, उसमें तो उनसे मुलाकात की थी। अशोक मनवानी जी ने भी बहुत अच्छा बताया था बलराम संदेश के माध्यम से, वो भी आज हैं शायद इसमें। और संपर्क में रहिए आप, ऐसे ही करके धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जब तक सोल्यूशंस नहीं आते। मैंने इंटरक्रॉपिंग में सर अभी अनार कर रखी है, बट दूसरा लोग क्रॉप नहीं आई है कुछ भी उसमें। मतलब हाँ, अनार में इंटरक्रॉपिंग में डेट्स के बीच में अनार। हम आपको हमारे महाराष्ट्र के एक्सपर्ट को भेज देंगे आपके पास, चिंता मत करो। एक्चुअली क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात होती है ना। यू शेयर योर नंबर टू मी, माय नंबर, एंड वी विल बी इन टच, वी विल हेल्प यू, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। सुरेश जी, और कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह जी का। सुखविंदर सिंह जी है। हाँ, क्या पूछा है इन्होंने? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से। जी सर, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं सारी जमीन में से निकलती हैं, खानों में से। तो इसमें हार्मफुल क्या है जो हम कहते हैं अभी इससे इतना नुकसान है, ये है वो है? कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हो आप कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हो? मैं फार्मर हूँ सर। किसान हो? कौन सी कंपनी, ये बताओ। ये जो डीएपी के प्लांट बनाए गए हैं, ये सिंथेटिक प्लांट है कि नेचुरल है? ये यूरिया डीएपी के प्लांट किसने बनाए? यूरिया सर नेचुरल और हवा में से लेके बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछो तो वो कह रहे हैं नाइट्रोजन हवा में से लेके और वो यूज करते हैं। ऐसा है। सब सिंथेटिक प्लांट की, सिंथेटिक जो है ना, सिंथेटिक केमिकल की बात जो होती है ना, सिंथेटिक हो रहा है तो मैन मेड है वो। और जैसे रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट की बात कौन मानते हैं? रॉक फॉस्फेट को हमने अलाउ किया हुआ है। हम ये भी नहीं कहते कि आप पूरा केमिकल बंद कर दो, स्लोली चलो। पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन होती थी, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप किसान भाई हो तो मुझे बहुत ही अच्छी हो रही है बात करके आपको। हम पहले केमिकल के साथ में गोबर की खाद भी रिकमेंडेशन करती थी यूनिवर्सिटी, 10 गाड़ी गोबर की खाद प्लस केमिकल फर्टिलाइजर जो भी यूरिया डीएपी है ना। अब वो 10 गाड़ी गोबर की खाद खत्म हो गई, केवल डीएपी यूरिया में जा रहे हैं। मतलब किसान जो है ना, कुछ अपना जैविक खेती थोड़ा लेबर इंटेंसिव है, इसलिए लोग जो है बाजार से जाके ले आते हैं और स्प्रे कर देते हैं और यूज कर लेते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो आप समझने की कोशिश करो बजाय आर्गुमेंट करने की, समझे? थैंक यू। चलिए ठीक है, काफी समय हो चुका है। सुरेश जी, और कोई है? सर अभी हैंड रेस तो नहीं है सर किसी का, चलिए पार्टिसिपेंट का। सर एक सवाल है, किसी पार्टिसिपेंट्स ने किया है कि would be the uses of waste decomposer, it contains only 2 microbes that imbalances the microbial population. यार, वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है अभी। मैं आपको पता है हमारा जो है ना, इस पे जरा अभी बात करना ठीक नहीं है, ठीक है? विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट इट, है ना। वेस्ट डिकम्पोजर को एक्चुअली यू अंडरस्टैंड कि क्या है? चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा सर, आपने काफी अच्छा ज्ञानवर्धन किया हमारे पार्टिसिपेंट्स का। तो मैं हमारे ही बीच में एक सीनियर किसान है, श्री दशरथ सिंह जी, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सर का और बाकी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करें, थैंक्स कहें। तो श्री दशरथ पांडे जी, प्लीज आइए सर, और सबका जो है धन्यवाद कीजिए।
नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार को बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा आज का, और आपके नॉलेज को तो हम काफी समय पहले से ही लाभ उठाते रहे हैं। तो कोविड के साथ जोड़कर के जिस प्रकार से अपन ने इसको आज के वेबिनार को किया है, दरअसल ये कोविड नहीं होता तब भी अपना ये वेबिनार जो है काफी उपयोगी सिद्ध होता, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं, जो भी उत्पाद हमें मिल रहे हैं, वो सारी बीमारियों के लिए काम देते हैं जी। ठीक है, इसमें हमारा ये काम थोड़ा रिसर्च वर्क नहीं हो पाया है कि जो ट्रेडिशनल अपने जो है प्रोडक्ट और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इनमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज में कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें भी थोड़ा काम डॉक्टर साहब आप थोड़ा देखें कि जैसे बनाने के तरीके से हमारा स्वाद चेंज होता है, वैसे ही उगाने के तरीके से क्या स्वास्थ्यवर्धक केमिकल फ्री होता है तो निश्चित है जी, पर इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू किस प्रकार से बढ़ती है उस पर भी थोड़ा काम। तो बहुत बहुत आभार और सभी को जो पार्टिसिपेंट्स और जिनने भी आज का पूरा वेबिनार अटेंड किया, बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर। तो सर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे वेबिनार में लगभग 7-8 स्टेट्स के लोग जुड़े हुए थे और लगभग 88-89 तक जो है वो क्वांटिटी रही है। तो बहुत सक्सेस रहा आज का जो वेबिनार है, और मैं बलराम टीम की तरफ से और अपनी तरफ से भी सभी का हृदय से आभार, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी धन्यवाद। तो सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी के साथ जय बलराम। जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम।